far-sighted and far-reaching reforms, substantive investments in digital and physical infrastructure in agriculture in rural areas are truly transforming Bharat. India is also a leader in climate action with unique initiatives such as LIFE. The energy in New India is truly palpable, and it's evident in the form of the large and growing ecosystem of startups, the large number of GCCs in the country, the global capability centers, and the numbers continue to rise, and the thriving tourism sector. With continued focus on reforms, India's demographic dividend, scientific temper, the spirit of innovation and entrepreneurship, all these augur well for India. And with the continued reform process and the spirit of enterprise, a very strong foundation is being laid for the country's march towards Viksit Bharat. Madhya Pradesh is strategically located and has much to offer. It has rich natural resources. It's an agriculture powerhouse. The state has witnessed tremendous transformation in the agriculture sector over several years. And now we are seeing a growing presence of industry in the state in many sectors. Under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav ji, the state is ushering in a new paradigm of socio-economic progress. Industry is truly encouraged by the interventions in the state. नमस्ते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी मित्रों। आज केवल ये एमपी के लिए एक इन्वेस्टर समिट नहीं, बल्कि एक भारत को उत्कृष्ट भारत बनाने की संकल्प को सिद्ध करने की ओर बढ़ता कदम है। अवादा ग्रुप के लिए मध्य प्रदेश केवल देश का हृदय नहीं, बल्कि हमारे हर टीम मेंबर के लिए उनका हृदय भी ये है, क्योंकि यहाँ पे हमको पहली बार एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट 2013 में लगाने का मौका मिला, जो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था, और उसको स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया था। और उस वक्त उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी थी कि अब दूसरा प्रोजेक्ट जो है इससे कम से कम 10 गुना बड़ा बनाओ। और आज उनके आशीर्वाद से अवादा ग्रुप ये संकल्प लेता है कि वो 50 गुना बड़ा प्रोजेक्ट और 8000 मेगावाट का सोलर विंड पंप्ड स्टोरेज और बैटरी का प्रोजेक्ट मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाएगा। और ये सारे प्रोजेक्ट अवादा ग्रुप सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट बिडिंग एजेंसी से जीत चुका है, और ISTS नेटवर्क के थ्रू ये ऊर्जा पूरे भारत की ऊर्जा को हरित ऊर्जा करने में सफल होगी। और जैसा कि अपने सनातन धर्म में सिखाया है कि जो पाना है उसको देखना चालू कर देना चाहिए, और जब तक हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ मौजूद सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और सभी जनता ये विश्वास करने लगे कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 150 बिलियन डॉलर से $500 बिलियन नेक्स्ट 10 वर्षों में हो जाएगी, तो ये संभव है, ये संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को उत्कर्ष और विकसित भारत बनाने का, उसमें मध्य प्रदेश एक अहम भूमिका निभा पाएगा। अवादा ग्रुप मध्य प्रदेश के ग्रोथ में फुल्ली कमिटेड है। हम यहाँ पे हजारों जॉब को क्रिएट करेंगे और 50,000 करोड़ के निवेश से 8000 मेगावाट का सोलर विंड पंप्ड स्टोरेज और बैटरी प्रोजेक्ट लगाएंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। नमस्कार। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हो रहा है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, जिसके मुखिया श्रीमान मोहन यादव साहब हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हम मध्य प्रदेश वासी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके बहुत खुश हैं। हमारा सागर ग्रुप मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, जिसमें भोपाल हमारा सेंटर है। हम 5 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जिसमें से टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल है।
जिसमें हम ग्रीन एनर्जी का भी उपयोग करते हैं। सोलर एनर्जी के हमने काफ़ी पैनल लगाए हुए हैं। हम करीब 12 मेगावाट बिजली सोलर से बना रहे हैं और हम 5 लाख यूनिट बिजली डेली कंज्यूम करते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में पावर की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ करीब 8,000 स्टाफ काम कर रहा है, जिसमें से 60% महिलाएं हैं। हमारी सरकार, जिसके मोहन यादव साहब मुखिया हैं, पूरी तरह से हम इंडस्ट्रियलिस्ट का संरक्षण करती है, हमें सपोर्ट करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश का एवं पूरे देश का मार्गदर्शन कर रही है। और जैसा कि अभी पिछले दिनों में भारत टेक्स में मोदी जी गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो 3 लाख करोड़ का है, जिसे हमने 9 लाख करोड़ तक 2030 में ले जाना है। तो मैं सागर ग्रुप की तरफ से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम करीब 2-2.5 हजार करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे और 2030 तक हमारा जो भी टर्नओवर है उसको 3 गुना करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम करीब 35 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश का कॉटन, हमारे देश का टेक्सटाइल, गारमेंट बहुत ही उच्च स्तर पर काम कर रहा है और उच्च स्तर पर जाने वाला है। फिर से मैं आप सबका इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम तरक्की करते रहें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश देश के दिल में है। यहाँ से चारों तरफ बहुत अच्छी व्यवस्था है कनेक्टिविटी की, ड्राईपोर्ट है, रेलवे लाइंस हैं और रोडों का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, जो इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाती है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए बिजली पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमको बहुत अच्छा बिजली पानी व्यवस्था मिल रही है, ट्रेड लेबर मिल रहे हैं और लेबर की भी कोई समस्या नहीं है मध्य प्रदेश में। हम बहुत अच्छे तरीके से पिछले 50 सालों से अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। शक्ति पंप्स मेरे पिताजी ने 1982 में स्टार्ट किया, फिर हमने ज्वाइन किया इसको 95 में। उसके बाद हम इसमें सबसे पहला सहयोग हमको मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मिला। उसके बाद जब हम अपनी इंडस्ट्री तैयार कर चुके थे, उसके बाद हमको अपने मटेरियल को बेचने के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की हेल्प मिली। परचेज पॉलिसी में मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री का रिजर्वेशन ही हमको आगे ले गया, जिसने हमें आगे बढ़ाने में मदद की। फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ गए, फिर हम 95 में पब्लिक इशू लाए और आज हम यहाँ हैं। दुनिया के 120 देशों में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम हिंदुस्तान में सोलर पंप्स में लीडर हैं। हम खुद सोलर पंप, मोटर, इन्वर्टर, कंट्रोलर्स बनाते हैं और जो प्रधानमंत्री की कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कृषि कुसुम योजना है, उसमें हम हिंदुस्तान में लीडर हैं। GIS 2025 उभरती हुई इंडस्ट्रियों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप सभी आइए और हमारे साथ तरक्की में इसके भागीदार बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके संकल्पों प्रतिबद्धताओं के लिए। श्री गौतम अडानी जी का, श्री नादिर गोदरेज जी का, श्री संजीव पुरी जी का, श्री विनीत मित्तल जी का, श्री सुधीर अग्रवाल जी का और श्री दिनेश पाटीदार जी का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार काम लगातार और फैसले असरदार करने में विश्वास रखती है और इसी के तहत आपका यहाँ पर निवेश फायदे का सौदा हो और उभरते क्षेत्रों में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार आज 18 नई नीतियों को लॉन्च करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा इन नीतियों का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर, और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और प्रज्वलित करें। New era dawns for Madhya Pradesh, an era of bold reforms and infinite possibilities. Making a historic milestone, 18 game-changing policies have been introduced together
reshaping the state's development trajectory. Each designed to fuel progress and unlock infinite possibilities. Each committed to usher in a new era of innovation, ambition, and transformation. Madhya Pradesh empowers enterprises with ease of doing business in an ecosystem that enables business setup in just 30 days. Creating seamless opportunities with GIS-based land allotment and faceless disbursement. Investment promotion policies that power your ambitions. And powering a future of clean energy and world-class infrastructure. Inspired by the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi under the proactive governance of Chief Minister Dr. Mohan Yadav, Madhya Pradesh is setting new benchmarks with policies that invigorate industries, inspire innovation and ignite economic growth. Viksit Bharat, Viksit Madhya Pradesh. 18 transformative policies launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, effective from 24 February 2025. ये सभी पॉलिसीज देवीय सज्जनों मध्य प्रदेश को इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट और आप सभी का आदर्श निवेश गंतव्य बनाएंगे। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ विकसित मध्य प्रदेश का सपना साझा किया। इस सपने को आकार देने के लिए, ऊर्जा, गति, पहचान देने के लिए निवेदन करते हैं हम सभी भारतीयों के सपनों के साथी, हमारे शुभचिंतक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी एज आई इनवाइट Honorable Prime Minister Modi, a charismatic global leader, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को
एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस का जवाब वो भारत में देख रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल यहां कोट कर सकता हूं जो भारत पर दुनिया के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ये कॉन्फिडेंस भारत के हर राज्य का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है।
और आज ये हम मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट में भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से, सब राज्यों में, टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक प्रॉपर नहीं चल पाती थी, वो आज भारत की ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट्स में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में
5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं, यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। साथियों, एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां ग्वालियर और जबलपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को भी एक्सपांड किया गया है। और हम यहीं नहीं रुके हैं। एमपी का जो एक बड़ा रेल नेटवर्क है उसको भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एमपी में रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। इसी तर्ज पर एमपी के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। साथियों, बीता दशक भारत के लिए एनर्जी सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का रहा है। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। बीते 10 वर्षों में करीब $70 बिलियन यानी 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ है। इससे पिछले साल ही क्लीन एनर्जी स्पेस में 10 लाख से अधिक जॉब बनी है। एनर्जी सेक्टर के इस बूम का भी एमपी को बहुत लाभ मिला है। आज एमपी पावर सरप्लस है। यहां करीब 31,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। अभी कुछ दिन पहले ही ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी शुरू हुआ है। सरकार द्वारा बिना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मध्य प्रदेश को पेट्रोकेमिकल्स का हब बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको एमपी सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। एमपी में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। पीथमपुर, रतलाम और देवास में हजारों एकड़ के इन्वेस्टमेंट जोन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। यानी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए यहां नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। प्रधानमंत्री ने संभावनाएं हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए
वाटर सिक्योरिटी होना कितना जरूरी है। इसके लिए एक तरफ वाटर कंजर्वेशन पर बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिवर इंटरलिंकिंग का मेगा मिशन लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती, यहां की इंडस्ट्री इसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। हाल में ही 45,000 करोड़ रुपए के केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे एमपी में वाटर मैनेजमेंट को भी नई ताकत मिलेगी। ऐसी सुविधाओं से फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल अनलॉक होगा। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटलिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया है। बजट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। साथियों, बजट में लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। एक समय था जब एमएसएमई के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था। इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। आज हम प्रायोरिटी के आधार पर एमएसएमई लेड लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया है। एमएसएमई को क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। एक्सेस टू क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है। वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जा गया है। साथियों, बीते एक दशक से नेशनल लेवल पर हम एक के बाद एक बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं। अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी रिफॉर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है। मैं आपके बीच
स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा जरूर करना चाहता हूं, जिसके विषय में बजट में बात हुई है। हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। साथियों, बजट में ही हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई किया है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई इनपुट्स पर रेट्स कम किए हैं। कस्टम केसेस की असेसमेंट के लिए भी एक टाइम लिमिट तय की जा रही है। इसके अलावा नए सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोलने का दौर भी जारी है। इस वर्ष हमने न्यूक्लियर एनर्जी, बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग, लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे अनेक नए एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किए गए हैं। ये सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश मलबरी सिल्क, इसका भी देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहां की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इस सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट यहां के टेक्सटाइल को ग्लोबली अपनी छाप छोड़ने में बहुत मदद करेगा। साथियों, भारत ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के अलावा नए एवेन्यूज भी खोज रहा है। एग्रो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल और जियो टेक्सटाइल, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है। इसे बजट में भी हमने प्रोत्साहन दिया है। आप सभी सरकार की पीएम मित्र स्कीम से भी परिचित है। देश में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही
7 बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ को नई बुलंदी देने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषित पीएलआई स्कीम का भी जरूर फायदा उठाएं। साथियों, टेक्सटाइल की तरह ही भारत अपने टूरिज्म सेक्टर में भी नए आयाम जोड़ रहा है। कभी एमपी टूरिज्म का एक कैंपेन होता था, एमपी अजब भी है, सबसे गजब भी है। यहां एमपी में नर्मदा जी के आसपास के स्थानों का, आदिवासी क्षेत्रों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक विकास हुआ है। यहां कितने ही सारे नेशनल पार्क्स हैं। यहां हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। हील इन इंडिया, इसका मंत्र दुनिया को पसंद आ रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज कर रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए, हमारे निवेशकों के लिए, हमारे विकास को दिशा देने के लिए, मध्य प्रदेश के लिए विशेष आशीर्वाद के लिए। आपके नेतृत्व दृष्टिकोण ने न केवल भारत को बल्कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नई दिशा निर्धारित की है। देवी सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने पंत प्रधान का, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का, अपने मार्गदर्शक का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। आपके नेतृत्व नरेंद्र मोदी को मंच से सुन रहे थे आप। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया है, जिसके बाद उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत सभी निवेशकों और मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिनंदन के साथ की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कई सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में जो निवेश के लिए संभावनाएं हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री ने कई बातों का इसमें जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने विकसित एमपी के विजन को, विकसित एमपी के विजन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम बताया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से किस तरह से अब अनुमतियां आसान हो गई हैं, आसानी से अनुमतियां मिल जाती हैं किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए, वह भी प्रधानमंत्री ने मंच से बताया। जिसके बाद कई बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है, जिसमें देखिए खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने मंच से
ट्रिपल टी का एक मंत्र भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें मध्य प्रदेश में बड़ी संभावनाएं हैं और ग्रोथ भी बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में इन 3 सेक्टर्स में होगी। जिसमें प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सेंटर क्षेत्र ही नहीं, हृदय क्षेत्र ही नहीं देश का, जब बल्कि मध्य प्रदेश भारत की कॉटन कैपिटल है, जिसमें से लगभग 25% कॉटन पूरे देश में मध्य प्रदेश से ही जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मलबरी सिल्क और चंदेरी महेश्वरी साड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के साथ ही पूरी दुनिया में भी मलबरी सिल्क और चंदेरी महेश्वरी साड़ियों को बेहद ही पसंद किया जाता है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में भी एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने टूरिज्म सेक्टर पर प्रकाश डाला। टूरिज्म में, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किस तरह की संभावनाएं हैं, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। प्रधानमंत्री ने हील इन इंडिया जो एक मंत्र है, प्रधानमंत्री ने हील इन इंडिया का भी मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर, टूरिज्म में अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं और इसके लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार कंधे से कंधा मिलाकर इन सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने मंच से ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जो निवेशक, उद्योगपति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भोपाल पधारे हैं, उन्हें महाकाल मंदिर घूमने का भी सुझाव दिया है। मंच से प्रधानमंत्री ने महाकाल मंदिर उज्जैन घूमने का भी, भ्रमण करने का सुझाव प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि वहां जाकर आप देखें कि मध्य प्रदेश किस तरह से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में किस तरह से अपने पंख फैला रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने राज्य सरकार के साथ परस्पर समन्वय बनाते हुए ऐसे सभी रेगुलेशंस को एक के बाद एक हटाने का काम किया है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रोड़ा बन रहे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश में और भी प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे सभी रेगुलेशंस को खत्म किया गया है, जिसमें से मोटे तौर पर 1500 ऐसे कानून या रेगुलेशंस थे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति लेने में रोड़ा बन रहे थे और जिन्हें अब हटा दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने मंच से ही जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है उसमें मिडिल क्लास का जो योगदान बजट में रहता है उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने 12 लाख तक की आय पर अब टैक्स को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री ने मंच से जो मध्य प्रदेश सरकार की इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की टैगलाइन है, अपार संभावनाएं, उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने मंच से बताया कि कैसे, किस प्रकार से कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सभी माध्यमों से मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं निवेश की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश में विकसित भारत की दिशा में ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हो रहा है, ये बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम सरकार का है। पूरी दुनिया में भारत के प्रति सकारात्मक माहौल है और बड़ी आशाओं की नजरों से पूरी दुनिया मध्य प्रदेश और भारत को देख रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जो सकारात्मक माहौल के लिए कई ऐसे कमेंट्स हैं, कई ऐसी स्टडीज हैं जिनका जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ल्ड बैंक का एक कमेंट सामने आया था जिससे पता चला है कि आने वाले समय में भी भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसा देश है जो बात करने में नहीं, काम करने में और जमीन पर। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर मौजूद उद्योगपति, निवेशक सभी जानकारी दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी BSTV पर आपको देखने को मिल रही है और अब सीधा आपको लिए चलते हैं जहां पर ये निवेशक संबोधित कर रहे हैं। Overhaul to synchronize the two. Third is going to be the energy storage systems. So far, the amount of renewable energy which was fed into the grid, being a much less percent of total energy, did not pose much of a problem to the grid. But now, the storage has become the necessity. Along with the storage is what ACS Madhya Pradesh has said, shifting the load to the generation period. Lot of states are doing it, and PM Surya Ghar Yojana, launched by Honorable Prime Minister, and the PM Kusum. These two schemes are the major efforts in shifting the load from non-solar hour to solar hours. But energy storage system, that is a must, and fortunately the prices of energy storage system, particularly the batteries, they have been coming down rapidly. It is estimated that we will be requiring some 400 gigawatt hour of battery energy storage. Now that is also an excellent opportunity for investment, apart from the renewable energy projects, the storage projects and the transmission project. I thank Government of Madhya Pradesh for inviting me to this summit, and I am very happy to address all of you. Let us all make India a very sustainable and green energy and green economy. Thank you. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कार्यक्रम स्थल पर मौजूद उद्योगपति सभी वहां मौजूद हैं, जहां वह निवेशकों की जानकारी, निवेश किस तरह से किया जाएगा, सभी निवेशक वहां मौजूद हैं, संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। तस्वीरें हम देख सकते हैं, सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, जहां कई समय से तैयारी चल रही थी, वहीं आज इसकी शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुका है। PM नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है और उसके बाद लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां से अभी सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निवेश को लेकर निवेशक बातचीत कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, जहां PM नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया और अब से 2 दिन तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को याद करो और उनके सारथी अश्विन, हमको मालूम भगवान सूर्यनारायण का रथ का कौन संचालन करता है, तो वो अश्विन सारथी है, उनके जोरदार अभिनंदन करो इस समूचे ऊर्जा प्रोजेक्ट के सारथी के नाते से। और अश्विन जी का नाम 3 जगह से हमारी संस्कृति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसे मैंने सूर्यनारायण के सारथी, उनका रथ चलाने वाले, हम सब जानते रथ चलाने का सम्मान अर्जुन का रथ चलाया था भगवान श्री कृष्ण ने,
तो हमारे कौरव पांडव के महासमर में महाविजय की तरफ कदम बढ़ाए थे भगवान कृष्ण के माध्यम से। तो मैं एक तरह से उस काल को याद करते हुए इस काल से तालमेल कर रहा हूं कि हमारे बीच भी अश्विनी जी है, जिनके माध्यम से हमारे घोड़े सूर्यनारायण के बिल्कुल ठीक दिशा में जाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में एक अश्विनी नक्षत्र भी है, जिसकी अपनी अलग से कीर्ति पताका है। और ऐसे ही हमको मालूम है भाद्र पक्ष के बाद जैसे जैसे वर्षा काल का समय समाप्त होता है और कार्तिक मास का आगमन होता है, इसके बीच में एक महीना है जिस महीना को हम शरद ऋतु की शुरुआत भी मानते हैं। और शरद जब पूर्ण चंद्रमा के माध्यम से हमारी 6 ऋतुओं में शरद ऋतु ऋतुओं की एक तरह से महारानी है, उस माह का नाम भी अश्विन माह है। हमें इस बात का आनंद है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं जिस प्रकार से आप अपने व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। आप मान के चलिए आईटी का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, प्रत्येक क्षेत्र में, यद्यपि मैं मान के चलता हूं, मैं तो उज्जैन से आता हूं, विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, और विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में हमने 2000 साल पुराने उस इतिहास को सुना है, जिसको परवर्ती काल में हर राजा महाराजा अपने अपने नवरत्नों के माध्यम से अपने शासन को अमर बनाने का सपना देखते हैं। हमने वो नवरत्नों के केवल नाम सुने हैं, केवल उस काल की कल्पना इतिहास के माध्यम से करते हैं। लेकिन वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो गणतंत्र की आभा फैल रही है, उनके भी नवरत्नों में से एक अश्विनी जी है। मैं आपको बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कितने प्रकार से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, कितने सेक्टर में सुयोग्य लोगों का चयन करके संयोजन कर रहे हैं। और यही कारण है आज भारत दुनिया के सामने सीना तान कर अपने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का न केवल उत्तर निकालने में सक्षम है, बल्कि एक नया मार्ग अपने तरह से दिख रहा है। अब युद्धग्रस्त तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में विश्व में उथल पुथल हो रही है, अलग अलग प्रकार की स्थिति बन रही है। एक देश दूसरे से बात नहीं कर रहा, दूसरे तीसरे से नहीं बात कर रहा है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, कोई किसी से बात मत करो, लेकिन मोदी जी से जरूर बात कर रहे हैं। ये समय भी हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। हमारे लिए यूक्रेन हो, पुतिन हो, अमेरिका हो, जिसकी मर्जी आए जो नाम बोल दो, वो हरे कोई। और इसीलिए दूसरों की तो छोड़ो, जो दुश्मन देश है उनके यहां से भी आवाज आ रही है कि काश मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होते। पाकिस्तान से जाकर पूछो, उनके इमरान खान के वर्षन के रूप में आता है कि काश ये समय ऐसे लीडर हमारे पास हो। मैं मान के चलता हूं आज का भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, और ये बात भी सही है, भारत भारत के लिए नहीं, भारत के माध्यम से दुनिया में अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर, अपनी अच्छाई के आधार पर, और जो घोषित वाक्य वेद वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम, इस भाव को लेकर के अगर भारत में अपनी भारत की भूमिका को ले जाना है, तो इसके माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय अश्विनी जी, हमारी सरकार, ये सारी सरकार केवल अपनी एक दिशा बता सकती है। लेकिन दिशा की ताकत, जैसे मैंने सूर्यनारायण के आधार पर, अश्विनी जी के आधार पर ये भावना व्यक्त की सरकार के माध्यम से, लेकिन ये 7 घोड़े हमको 24 घंटे 7 दिन अहर्निश रूप से लगातार चलायमान बनाए रखना है। और जब चलायमान बनाए रखना है तो हमारे लिए जो जल का महत्व है वही समान रूप से ऊर्जा का महत्व है। और ऊर्जा में भी ऐसी ऊर्जा जो परमात्मा दे रहा है, उस ऊर्जा का कुल मिलाकर के हमारे लिए एक प्रकार से समाज को वापस अर्पित करने की जो भावना है, ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब रेल सबका अधिकार है, रेल की सबसे सस्ती सुविधा सबको मिलती है, रेलवे पे सब प्रकार से प्रयत्न और सब प्रकार के डर और माहौल पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन रेलवे आज भी सबका आदर्श अपना यातायात का साधन है। इसलिए रेलवे का कोई विकल्प नहीं है। रेलवे के माध्यम से
भविष्य की बहुत बड़ी विकास की अपनी एक इबारत लिखी जाती। तो रेलवे के माध्यम से हमारी सरकार ने भी एक नया मार्ग निकाला है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अपने पूरे देश के सभी राज्यों में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो सस्ती बिजली रेलवे को बेचने का काम कर रहा है। उसका एमओयू हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कि कहा गया है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के बड़े बड़े उद्यमी आ रहे हैं, बड़े बड़े एमओयू हो रहे हैं, लेकिन उन सारे उस फलक पे जैसे हमारे आकाश की शोभा सूर्य से भी है, चंद्र से भी है, लेकिन जब तक तारे सितारे नहीं चमके तो आकाश आकाश नहीं लगता है। ये तारे सितारे हमारे जिसका जहां जितना योगदान है, अपने अपने योगदान को दे करके कोई कितने प्रकार से भी इन्वेस्टमेंट करे, हमारे लिए सरकार के माध्यम से छोटे से छोटा 1 मेगावाट वाला, 2 मेगावाट वाला, और अब तो और नीचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 32 लाख कनेक्शन बिजली के किसानों को है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि इसके माध्यम से 15-16 हजार करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से एक तरह से किसानों को मदद के नाते से देते हैं। लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि हम सभी को सोलर पंप देना चाहते हैं। तो कुसुम सी के माध्यम से हमारे अपने किसानों को भी और घरों की बिजली के लिए भी, दोनों प्रकार से देखें तो लगभग 25-26 हजार करोड़ की सब्सिडी हमारे अपने बजट पर एक तरह से सरकार को वहन करना पड़ती है। तो आप सबके माध्यम से हम चाहेंगे सोलर पंप बनाएं, सोलर पैनल बनाएं, सोलर बिजली से भारत की भी सेवा करें, प्रदेश की भी अंदर मदद करें। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बाजार आपके माध्यम से सरकार आपकी अपनी व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहती है। सरकार इन व्यवस्थाओं में आपको भागीदार बनाना चाहती है और इसके साथ साथ और भी जितने प्रकार से हो सकती है। एनर्जी का तो आज आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारा थर्मल का, अब ये हाइडल पावर का, पंप स्टोरेज का, सब प्रकार की संभावना में परमात्मा ने मध्य प्रदेश पे विशेष कृपा की है। हमारी पंप स्टोरेज की बिजली भी बीच में, अब तो जमाना ऐसा हो गया कि अपनी बिजली को भी कम ज्यादा कीमत पे बेचने का अवसर भी निकालना पड़ेगा। तो आपने में से जब अच्छा समय हो तो अच्छी बिजली बेच दो और बाकी स्टोरेज के नाते से ऊपर टैंक भरना हो उसका उपयोग कर लो। लेकिन मैं मान के चलता हूं जिस भी तरह से बढ़े, जैसे भी बढ़े, परमात्मा आपको भी यश दे। आपका यश सरकारों को भी मिलेगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। और आपने आकर के ये जो हमारी हौसला अफजाई की, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय रेल मंत्री जी का भी आभार मानता हूं, जिनने हमको खुलकर इन सारे मामलों में मदद की है, आशीर्वाद दिया है। और आप सबकी मौजूदगी भी हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाली। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं और जिन ने एमओयू किए हैं उन सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा आपका ये रिश्ता लंबे समय तक लगा रहेगा। मेरी अपनी ओर से अगर मैं राज्य के अंदर देखकर बात करता हूं तो 12 वर्षों में सबसे तेज गति से हमारी नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ी है। ये क्षमता हो गई 15% कम नहीं होती है, जिसमें वर्तमान में हमारे राज्य में 9,300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा के हमारा अपना ये स्रोत बना है। इसी आधार पर जब नीमच में 170 मेगावाट का पीपीपी मॉडल पर यहाँ जो एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें 25 साल तक आने वाले समय में ये उपलब्धि रहेगी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नीमच के प्रोजेक्ट के लिए। और खास करके नीमच सोलर पार्क में 500 मेगावाट की क्षमता वाला, जिसमें 170 मेगावाट 160 मेगावाट की दोनों परियोजना जो 2024 सितंबर में पूरी कर ली है, और सबसे सस्ती बिजली ₹2.15 देने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बाकी के लिए सबक है कि आज के समय में इसी प्रकार से हम अपनी क्षमता योग्यता से, आज का समय वाकई बाजार को देख करके चलने वाला है। मोहासा बाबई पार्क में इसीलिए हमने आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना की है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। जो शुरुआत तो हुई थी 227 एकड़ में, लेकिन आज ये पार्क का पहले हमने 227 में जब खत्म हो गई तो 400 कर दी, 400 खत्म हो गई तो 884 कर दी। अब मुझे लग रहा है कि ₹1 फीट में जो हम जमीन दे रहे हैं और जिस प्रकार से उसको रिस्पांस मिल रहा है, आज की स्थिति में
884 एकड़ जमीन भी खत्म हो गई, 1000 एकड़ फिर लेके दे रहे हैं ताकि आपके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी का ये पार्क अपनी क्षमता को भी और डबल करे। ऐसे कई सेक्टर में जिस प्रकार से मदद मिल रही है, मैं मान के चलता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर कि जब हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश इन सभी परियोजना के लिए भारत सरकार के 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और एक बार आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी। इसके आगे हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना